नमस्कार, मैं अनिता दीक्षित आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बहुपद के बाद हमारा अगला चैप्टर 10 की क्लास में जो है सीजी बोर्ड की में वो है दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसका आज हमारा पहला क्लास है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इसके कंसेप्ट पे जाऊंगी ताकि आपको चीजें समझ में आए कि ये चैप्टर क्यों है आपके बुक में। तो पहली बात तो ये क्या है, उसके बाद क्यों है, फिर उसके बाद ये कैसे हम इसके सवालों को हल करेंगे। चैप्टर का आपका नाम है दो चरों का, कितने चरों का? दो चरों का रैखिक समीकरण। चर आपने पढ़ा हुआ है पहले से, छठवीं क्लासों से लेके आपके बुक में चरों के बारे में बताया गया है, टीचर्स भी आपको बता रहा है। बहुपद के समय भी मैंने चर का डिस्क्राइब किया हुआ था। अभी मैं एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ। चर मतलब क्या है? चर आपके बीजीय व्यंजक में हो सकते हैं, आपके बहुपद के रूप में आपको मिल सकते हैं, समीकरण में मिल सकते हैं। चर वो आपका संकेत है जो हम अज्ञात राशियों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं और सवालों को हल करने के बाद हमें चर के रूप में उसके मान मिलते हैं। चर को संकेतों के रूप में एक्स, वाई, जेड या किसी भी अन्य संकेतों के रूप में अक्सर अल्फाबेट्स के छोटे लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये चर आपका होता है। चर और अचर में दो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि चर के जो होते हैं मान वो आपके बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए इंग्लिश में इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, जिसका मान वेरी करता है बार बार। तो क्या है? चर आपके एक्स, वाई, जेड है, जिसके मानों में बार बार परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि हमको अलग अलग समीकरण के लिए जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो किसी समीकरण में एक्स के मान हमको कुछ और मिलता है, किसी और समीकरण में हमें एक्स का कुछ और मान मिलता है, मतलब उसका कोई मान निश्चित नहीं है। इसी तरह वाई का कोई समीकरण हल करेंगे तो वाई का कोई मान मिलेगा, वाई का भी मान निश्चित नहीं है। किसी प्रश्न में वाई का 1 मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहा है, किसी में 0 हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है। इसी तरह जेड मतलब कोई भी जो चर है उसका मान फिक्स नहीं है, प्रश्नों के आधार पर उसका मान जो है बार बार बदलता रहता है। जबकि अचर का अर्थ होता है फिक्स। जैसे एक का मान कभी भी इस प्रश्न में अगर 1 है तो अगले प्रश्न में भी 1 ही होगा, 2 ही है, 3 ही है, मतलब जो आपके पास नंबर से ज्यादातर वो आपके क्या है? फिक्स है। जो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो दो चर बोल रहा है मतलब कोई भी दो चर हो सकते हैं, एक्स और वाई हो सकता है, वाई और जेड हो सकता है, जेड और एक्स हो सकते हैं, किसी भी दो चर। एक सिंगल चर की बात हम नहीं कर रहे, कोई भी दो चर का हो सकता है, समीकरण होगा उसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक की अगर बात करेंगे तो जब हमने बहुपदों के प्रकार का स्टडी किया था तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि जब किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है तो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, या उसे एक पदीय एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? रैखिक का मतलब क्या है? जिसमें घात क्या होगी? 1, घात आपकी 1 होना चाहिए, चर आपके 2, मतलब दो चरों वाला ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात आपकी कितनी होगी? 1 और न्यूनतम आपकी घात हो सकती है 0। तो अधिकतम घात आपकी 1 होगी। इस प्रकार से बना हुआ समीकरण हमारा क्या कहलाता है? दो चरों का रैखिक समीकरण। अगर आप कोई उदाहरण देखना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं एक समीकरण लिखती हूँ, x धन y धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी x की घात क्या है? 1 है, y की घात क्या है? 1 है। यहाँ पे एक अचर पद है, तो चरों की अधिकतम घात कितनी है आपकी? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? ये 1 और चर कितने हैं आपके? यहाँ पे 2 है। तो ये हो गया आपके दो चरों का एक रैखिक समीकरण। तो दो चरों के रैखिक समीकरण का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपका। अगर हम मानक रूप की बात करें तो दो चरों के मानक रूप में आप इस प्रकार से लिखते हैं, ax धन by धन c बराबर 0। आप x और y को देखकर परेशान मत होइएगा। x और y को हमने इसलिए लिया कि सबसे ज्यादा प्रचलित चर जो है वो x और y है और किताबों में भी इसके रूप में सवाल थोड़े से ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए हम x y जनरली हम लिख लेते हैं। y z का भी समीकरण हो सकता था, z x का भी हो सकता है। तो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ x और y एक घातीय दो चर हैं, क्योंकि ये दो चरों का समीकरण है और ये एक घातीय इसलिए ये रैखिक है। और a, b और c ये तीनों के तीनों आपके अचर पद हैं, जो कि आपके होंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को डिटेल में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर कोई डाउट है, आप वास्तविक संख्या की अलग क्लास चाहते हैं तो आप इसमें नीचे कमेंट में करिएगा, तो मैं एक पर्टिकुलर पूरे जो संख्याएं हैं, नंबर सिस्टम है, मैं उसका एक अलग से क्लास अपलोड कर दूंगी। तो अब यहाँ पे a, b और c वास्तविक संख्या है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि रैखिक समीकरण में दोनों ही ये a और b जो दोनों ही चर के जो गुणांक है, x और y का जो दोनों का गुणांक है a व b, दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर दोनों एक साथ शून्य हो गए तो दोनों में एक साथ शून्य हो गया
तो आपका चर जो है 2 कैसे बचेगा? तो आपका तो बगैर चर का सिर्फ एक अचर पद बच जाएगा अगर ये दोनों शून्य हो गए तो फिर ये आपका एक 2 चरों का रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसमें से कोई एक भी 0 हो गया तो भी स्थिति हमारे पास ये है कि आपके पास सिर्फ ये समीकरण केवल एक चर का बच जाता है। इसी को आपका गणितीय रूप में लिखा हुआ है आपकी किताब में कि a का वर्ग धन b का वर्ग का जो योग है वो 0 के बराबर में नहीं होगा। इन दोनों का योग अगर 0 के बराबर में नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक 0 जो दोनों में से मतलब ये दो ए और बी दोनों के मान शून्य नहीं हो सकते, ये दोनों में से किसी एक का भी मान शून्य नहीं होगा। तो क्लियर हो गया होगा। 2 चरों का रैखिक समीकरण मतलब क्या कि जिसमें 2 चर हो, चरों की जो घात है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और मानक रूप में अगर हम देखें तो ax धन by धन c बराबर 0 रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है, जहाँ पे a b c एक वास्तविक संख्या या अचर पद को प्रदर्शित करता है, x और y आपके एक घातीय 2 चर को प्रदर्शित करता है। अब आपका एक थोड़ा सा और कंसेप्ट में और थोड़ा सा हम चले जाते हैं कि इसको रैखिक समीकरण क्यों बोलते होंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर और हिंदी में बोलते हैं रैखिक। इंग्लिश में लीनियर आता है आपके वर्ड लाइन से और हिंदी में रैखिक वर्ड आता है आपके रेखा से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि अगर हम किसी भी रैखिक समीकरण का 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का अगर मैं ज्यामितीय निरूपण देखती हूँ, ज्यामितीय निरूपण का क्या अर्थ है? अगर मैं उसका एक ग्राफीय निरूपण देखती हूँ तो जब मैं उसका एक ग्राफ बनाऊंगी तो हमेशा मुझे वो ग्राफ में एक रेखा के रूप में मिलेगा। जब मैं उस समीकरण को किस प्रकार से करेंगे, ये आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। पहला विधि आपका ग्राफीय विधि है समीकरण को हल करने के लिए, हम उसमें दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ज्यामितीय निरूपण का अर्थ क्या है कि अगर किसी भी समीकरण, मान लीजिए x धन y धन एक समीकरण है बराबर 0, तो अगर मैं इसका एक समीकरण को मतलब ग्राफ में निरूपित करती हूँ तो मुझे एक रेखा मिलेगी। हो सकता है ऐसा मिले या ऐसा वर्टिकल मिले, हॉरिजॉन्टल मिले, कैसा मिले, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? रेखा। और इसीलिए इसको बोला जाता है रैखिक समीकरण और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्यों? जैसे ही हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं या ग्राफीय निरूपण करते हैं, जब उस दिए गए समीकरण को हम ग्राफ में निरूपित करते हैं, किस प्रकार से करेंगे? जब हम सवालों को हल करेंगे तो मैं उसको क्लियर करूंगी। जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया 2 चरों का रैखिक समीकरण। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास डायरेक्ट कोई आंसर नहीं होता। तो हम रैखिक समीकरण की सहायता से, अगर हमको रैखिक समीकरण आता है तो हम अज्ञात राशि के रूप में निरूपित करके और दी गई परिस्थितियों को मिला के हम प्रश्न तैयार करके उसके हल से हमारे सामने आने वाली समस्या का भी हम समाधान, हल जो है परेशान मतलब प्रॉब्लम जो भी है, गणना में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन करके हम उसका प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 1 में, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको पढ़ने से समझ में आपको आएगा कि अरे हाँ, ऐसा संभव है कि किसी मुर्गी है, मुर्गी के 2 टांग है और गाय है उसके 4 टांग है, इसमें मुर्गियों की संख्या इतनी है, मतलब गाय की संख्या, पैरों की संख्या इतनी है। अब कुछ परिस्थितियां दी तो आप बताइए कि गायों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की संख्या कितनी है। जो डायरेक्ट कैलकुलेट करना है मतलब थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर हम उसको व्यवस्थित रूप से लीनियर समीकरण में कन्वर्ट कर ले, रैखिक समीकरण में हम उसको बदल ले 2 चरों के, और उसके बाद फिर हम उसका ग्राफीय निरूपण करें या फिर और भी हम विधि पढ़ेंगे बाद में। हमको टोटल 3-4 विधि आपके उसमें दिया है। पहला विधि ग्राफीय विधि दिया है, दूसरा आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा आपका विलोपन विधि है, चौथा एक और विधि होता है वज्र गुणन विधि, लेकिन वज्र गुणन विधि को अभी सीजी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये विधि आपके उसमें बुक में नहीं है, तो हम इस विधि से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर इस विधि को आप सीखना चाहते हैं तो आप बताइएगा, फिर मैं उसको अलग सेलिब्रेट करूंगी। अब ये 3 विधि जो है अभी इस साल के जो आपके 10वीं के सिलेबस में, उसमें हमको अध्ययन करना है कि रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा किस प्रकार से हल किया जा सकता है, प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो कंसेप्ट रैखिक समीकरण का आपको समझ में आ गया होगा। अब जस्ट इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।